नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और बात करते हुए कांवड़ मेले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की तर्ज पर कांवड़ मेले को भी सकुशल संपन्न कराया जाएगा। तो वहीं इस दौरान सीएम धामी ने आगामी कांवड़ मेले को भी चुनौती बताया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भक्तों को भी किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। आने वाले कांवड़ मेले में दिव्य और भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। चल रही है चारधाम यात्रा को पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। लोगों से जहां पर अनुरोध करना है वहां पर अनुरोध भी किया जा रहा है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर आएँ, अपने स्वास्थ्य के ठीक प्रकार से परीक्षण करवा के आएँ। उसी प्रकार से अभी कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा भी 2 साल बाद हो रही है। ये भी हम सभी के लिए एक हम लोग मिलकर जो है कांवड़ यात्रा को भी अच्छी यात्रा बनाएंगे, भव्य यात्रा बनाएंगे। और इस बीच रुड़की के भंगेड़ी गांव में गफ्फार प्रधान ने कहा कि लोगों की दुआओं की वजह से जान बच गई है और एक बड़ा हादसा इस दौरान चल गया। दरअसल रुड़की क्षेत्र के भंगेड़ी गांव में प्रधान गफ्फार अहमद कुछ लोगों के साथ किसी कार्य से नैनीताल गए थे। नैनीताल से रुड़की वापस लौटते वक्त अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल्स हो गए और इस दौरान गाड़ी कई कलाबाजियां खाती हुई पलट गई। इसमें गफ्फार प्रधान सहित लगभग 5 लोग मौजूद थे और गफ्फार प्रधान ने किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी में सवार अन्य साथियों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। नैनीताल गए थे, एक मामला था हमारा, उसका मामले का क्वेश करवाने गए थे हम, फैसलानामा था हमारा। तो काला डूंगी से 8 किलोमीटर पहले गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। पूरी गाड़ी ने 3 पलटे खाए। बस अल्लाह ताला ने और भगवान ने बचा दिया, नहीं तो जैसे हिसाब से हमारी गाड़ी पलटी, दूसरी भी गाड़ी आकर उसी के साथ पलटने से बची। बस मौत छू के निकल गई, बचा दिया। पता नहीं किस काम ने अच्छा किया होगा। जो करिश्मा है जी, ये गाड़ी ने 3 पलटे खाए। छत की तरफ से गिरी पहले, फिर एक दूसरा पलटा गया, फिर तीसरे पलटे पे खड़ी हो गई गाड़ी। गाड़ी पूरी बेकार हो गई, डैमेज हो गई गाड़ी। कोई नहीं बता। नैनीताल हाईकोर्ट में जा रहे थे, वहाँ से वापस लौटते हुए कुछ काला डूंगी के आसपास 5 किलोमीटर रह गए थे पहाड़, तो ब्रेक फेल हो गए गाड़ियों के। हम लगभग 12-13 लोग थे। एक हमारी स्विफ्ट डिजायर थी, एक बोलेरो थी। डिजायर गाड़ी पूरी तरह ख़त्म हो गई, पलट गई गाड़ी। कुछ चोट आई, 5-4 प्रधान जी को, मेरे पिताजी को भी चोट आई। तो वहीं इस बीच रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद अब मुस्लिम समुदाय में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी हाल ही में पुलिस प्रशासन द्वारा शहर की शांति व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ एक अहम बैठक की गई। साथ ही साथ कई जुलूस ना निकालने की लोगों से अपील की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कल मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए जुलूस निकालने का प्रयास किया गया। इसी के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आया और अब भीड़ को खदेड़ दिया गया है। हमें सूचना मिली थी कि कुछ लड़के इकट्ठा होकर और जुलूस निकालते हुए तहसील की तरफ जा रहे हैं। तो इस सूचना पर हम जब वहां गए तो हमें देखते ही वो सब भाग गए। उनमें से हमने एक को पकड़ लिया था। 6-7 पूछताछ के लिए लाया गया था। तो यहाँ लाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। उनमें से अभी एक का नाम प्रकाश में आया, मेहर आलम का। बाकी और हम वीडियो दिखवा रहे हैं और जो जितने भी वहाँ CCTV कैमरे वो सब दिखवा रहे हैं, या जो आसपास के लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे सब पूछताछ कर रहे हैं। जैसे जिस नाम प्रकाश में आएंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हमें। और हरिद्वार में निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की एक बैठक हुई और इस बैठक के पहले ही दिन कुटुंब प्रबोधन विषय पर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद साधु संतों और विहिप नेताओं ने धर्मांतरण, पत्थरबाजी, ज्ञानव्यापी, मठ मंदिरों की सुरक्षा और सम्मान, नागरिक संहिता समेत कई अहम विषयों पर विचार रखे। इस दौरान इस बैठक के दूसरे दिन इन मुद्दों पर कई प्रस्ताव भी पास होंगे और वहीं दूसरी ओर इस बैठक के बाहर आए साधु संतों ने देश में हो रहे धर्मांतरण को गलत बताया है।
उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को ध्यान रखना होगा कि दुनिया में मुस्लिम भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। वो ऐसा कदम ना उठाएं जिससे देश के अन्य धर्म भी उनके खिलाफ हो जाएं। मैं कहना चाहता हूं कि जुम्मे की जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी देश के इमामों को लेनी चाहिए कि आज के बाद ऐसी घटना देश में नहीं होगी, ये अराजकता नहीं चलेगी और इस प्रकार से अराजकता नहीं होनी चाहिए। तो देश, क्योंकि उसमें सबका नुकसान है, उनके भी नुकसान है। मैं तो बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तान में, भारत में मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा को असुरक्षित न होने दें और वो खुद असुरक्षित न हो, जिसके कारण देश के जो लोग हैं, देश के जो सनातनी हैं या देश के और अन्य धर्म के जो लोग हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हो जाएं। क्योंकि दुनिया से आकर के आपका यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं है, यहाँ तो आपका साथ भारत के लोग ही देंगे। इसलिए भैया आप भारत विरोधी, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त न रहो, उससे आपका नुकसान होगा। मैं और संयुक्त सचिव भारत सरकार परियोजना और जल शक्ति अभियान के नोडल अधिकारी ने नैनीताल क्लब में अमृत सरोवर परियोजना से जुड़े विभागों की समीक्षा बैठक की। तो वहीं संयुक्त सचिव ने कहा है कि भारत सरकार ने इस साल प्रत्येक जनपद को 75-75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य दिया। इसी के चलते कई जनपदों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है और वहां उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में ये लक्ष्य रखेंगे और चाल खाल का निर्माण अधिक से अधिक कर वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए कार्य किया जाए। आगे उन्होंने ये भी जानकारी देते हुए बताया है कि अधिकारियों को अपने अपने कार्यालय में वर्षा के जल को संरक्षण करने के लिए प्रचार और प्रसार कर लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। देखिए, ये तो बहुत ही मूलभूत प्रश्न है कि पानी की उपलब्धता सबके पास रहे। बट हम सब ये भी जानते हैं कि भारत में पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो पानी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ती जाएगी। इसीलिए ज़रूरत है कि हम सब मिलकर इसमें कार्य करें। ये जो इस बार की स्कीम आई है, ये उसका ही एक इंटीग्रल पार्ट है। इसके अलावा बाकी स्कीम्स भी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट अपनी चला रही है। वाटर शेड डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है, जिस पर की फोकस है, अलग से फंड्स अवेलेबल हैं, वो इसी सब वाटर की उपलब्धता बढ़ाने के लिए है। स्प्रिंग शेड डेवलपमेंट है, पहाड़ों के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो सब उसका सबका मूलभूत पर्पज़ यही है कि हम जो पानी की उपलब्धता है उसे बढ़ाएं। नदियों का पुनर्जनन का जो कार्य है, रिजुविनेशन का कार्य है, इन सब मिलके ही पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। तो ये सारे कार्य एक साथ साइमल्टेनियसली आगे चल रहे हैं और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन कार्यों को देख रहे हैं, एक 2-3 साल में ये स्थिति थोड़ा सा पहले से बेहतर हो जाएगी। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल और हल्द्वानी के बीच 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग इस दौरान गंभीर बताए गए, जिन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के अनुसार नैनीताल से हल्द्वानी की ओर जा रही टैक्सी रविवार सुबह न्यूजिल कोच के निकट आम पड़ाव से खाई में गिर गई। वहां से गुजर रहे अन्य वाहनों ने भी इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस कर्मी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। आपको बताते चलें कि चौकी प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया है कि इस हादसे में हल्द्वानी निवासी चंदन और रुद्रपुर निवासी पप्पू कश्यप की मौत हो गई है, जबकि टैक्सी चालक और टैक्सी में बैठे कई अन्य निवासी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें आपको कि गंभीर रूप से घायल सभी लोगों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। साथ ही एक दूसरे हादसे में भी हल्द्वानी से नैनीताल आ रही एक कार हादसे का शिकार हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया गया, जिन्हें फिलहाल हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब तक 4 धाम यात्रा में 19 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। बद्री और केदारनाथ मंदिर समिति के आंकड़ों के अनुसार बद्रीनाथ धाम के दर्शन अभी तक 6,57,000 तीर्थयात्री कर चुके हैं, जबकि केदारनाथ धाम में 6,33,000 और गंगोत्री में 3,50,000 और यमुनोत्री में 2,62,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। 4 धाम दर्शन के लिए आ रहे तीर्थयात्रियों का ब्यौरा वैसे तो सरकार हर दिन जारी कर रही है, लेकिन अलग अलग स्रोतों से आ रहे जो ये आंकड़े हैं, तो यात्रा के आंकड़ों के बाद अब मंदिर समिति के डेटा को ही अंतिम माना जाएगा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा सत्र के लिए एक सवाल भी लगाया है। यहां पर उन्होंने सरकार से 4 धाम यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों की संख्या की जानकारी मांगी।
इस सवाल के बाद पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर की ओर से चारधाम पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या के लिए धर्मस्व विभाग के सचिव हरिचंद सेमवाल को पत्र लिखा गया। इस पत्र के बाद धर्मस्व विभाग के बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से चारधाम पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा गया। इस बीच आपको ये भी बता दें कि विदित है कि चारधाम पहुंचे तीर्थयात्रियों की संख्या बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, यात्रा प्रशासन अलग अलग जारी करता है। जैसे ही अंतिम आंकड़ा माना जाता है और किसे अंतिम आंकड़ा माना जाए अब इसे स्पष्ट कर दिया गया है। और उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की 4 जून से शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ये पहला पूर्ण बजट पेश करने जाएगी। आपको बता दें कि बजट को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने आम लोगों से भी सुझाव लिए ताकि युवाओं, महिलाओं, रोजगारों के लिए बजट में खास प्रावधान किए जा सके। ऐसे में सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आखिर युवा मुख्यमंत्री के पिटारे में उत्तराखंड के लिए इस बार क्या कुछ खास है। बजट को लेकर सियासत भी जारी है और यहाँ पर एक तरफ बीजेपी का ये कहना है कि इस बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा जाएगा और ये जन उपयोगी बजट होगा, तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा सरकार की तो कथनी और करनी में अंतर है। बजट से पहले राज्य सरकार के द्वारा स्टेक होल्डर के साथ संवाद किया गया और लोगों से बजट को लेकर सुझाव भी मांगे गए। ये कहा गया है कि अच्छे सुझावों को बजट में जगह दी जाएगी और उसी के हिसाब से योजनाओं को भी तैयार किया जाएगा। और अब बात करते हैं उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामलों के बारे में। तो उत्तराखंड में कोरोना की तीसरी लहर थमती हुई दिखाई दे रही है। बीते 24 घंटे के भीतर ही 23 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि एक मरीज ने दम तोड़ दिया। 50 संक्रमित इस दौरान ठीक भी हुए और 444 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 7,600 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 9 जिलों में 23 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में संक्रमितों का आंकड़ा सबसे कम आया है। देहरादून जिले में 10, नैनीताल में 3, अल्मोड़ा और हरिद्वार, चमोली में 2-2 और पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी जिले में 1-1 संक्रमित मिला है। प्रदेश में एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई और उसमें बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में भर्ती कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि तीसरी लहर में अब तक मरने वालों की संख्या 270 हो गई है। संक्रमितों की तुलना में 50 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि इन्हें मिलाकर करीब 87,796 संक्रमितों ने कोरोना को मात दी और अभी प्रदेश की रिकवरी दर 95.72% और संक्रमण दर 0.30% दर्ज की गई। और तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद, बारिश की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में उत्तराखंड में तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो 12 जून से चारधाम, चमोली समेत कई पर्वतीय जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। उत्तराखंड के 5 जिलों में रविवार से ही बारिश के आसार हैं और बाकी जिलों में भी मौसम साफ रहेगा। तो वहीं 15 जून से बारिश में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में रविवार को कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वैसे मौसम विभाग ने 15 जून के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है और इसी दौरान खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने, तीव्र बौछार पड़ने के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अंदेशा जताया गया। बहरहाल मौसम विभाग ने एहतियात बरतने की सलाह दी है। और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ दौरों के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फिरोजाबाद पहुंचे। उन्होंने बारीकी से यहां निरीक्षण तो किया ही बल्कि युवाओं को खेल स्टेडियम की सौगात भी दी। क्या कुछ खास रहा उप मुख्यमंत्री के दौरे में, देखिए इस रिपोर्ट में।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत उबाटी पहुंचे, जहां उन्होंने 39,94,000 की लागत से बने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का फीता काटकर उद्घाटन कर क्षेत्र के लोगों को समर्पित किया। इस स्टेडियम की खास बात ये रही कि ये 1.5 एकड़ में बनाया गया है और स्टेडियम इस प्रकार से निर्मित है कि इसका उपयोग लगभग 35,000 की जनसंख्या कर सकती है। साथ ही स्टेडियम के अंदर बना ओपन जिम इसे और भी खास बनाता है। गौरतलब है कि पूर्व में स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिताएं भी कराई गई हैं। तो उससे प्रदेश भी, जिला भी, सब लोग खुशी से झूम उठते और अनेक सौगातों की बरसात उस खिलाड़ी के ऊपर सरकारों के माध्यम से, तमाम सारे समाज के संगठनों के माध्यम से किया जाता था। मुझे लगता है कि ये स्टेडियम बना देना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, स्टेडियम का उपयोग किया जाए ये महत्वपूर्ण है। यद्यपि मैं जानता हूं, अभी मैं आ रहा था, देख रहा था, नहर में पानी है, बड़ी संख्या में बच्चे नहर में नहा रहे हैं कि तैर रहे हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनकी अलग एक्सरसाइज होती रहती है। मैं भी गांव वाला हूं, इसलिए गांव का होने के नाते 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिताएं शामिल हैं। तो वहीं इस दौरान स्टेडियम की 4 दीवारी पर उत्तर प्रदेश सरकार की लाभार्थिक योजनाओं को प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत दाहिनी में प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया। सभी छात्राओं से संवाद कर शिक्षा के संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही ये भी पूछा गया कि मेन्यू के अनुसार जो भोजन बनाया जाता है या नहीं। 6 लोग, कितने बच्चे हैं? बच्चे 2। आज क्या बना है? तहरी। हमको खिलाओगी? अच्छा, लगातार ये रोज इसको पहनती हूँ, आज मुझे लग रहा है नया नया पहना दिया गया। आज नहीं आई, कल आई है। पहले रखी पुरानी तो अच्छा, तो 6 रसोईया हो यहाँ पे। अच्छा, तो आज तहरी, आज कौन सा दिन है? बुधवार। बुधवार को तहरी और बृहस्पतिवार को क्या खिलाओगी? खाना। तो उसके बाद भोजन की गुणावृत्ति जांच भी की गई, जो कि ठीक पाई गई। विद्यालय का परिसर भी साफ सुथरा दिखाई दिया। हालांकि इन सबके बीच रसोइयों से भी संवाद कर समय से मानदेय मिलने का सवाल भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने अपना मानदेय 1500 रुपए बढ़ाने का अनुरोध किया। इस दौरान कोई डरना मत, ठीक है? सरकार गरीबों के साथ रहती है। अभी हम लोग आपका मानदेय बढ़ के मिलने लगा कि नहीं मिलने लगा? 1500 रुपये। 1500 मिल रहा है, अभी और बढ़ाने वाले हैं, ठीक है? अब ये दिन में हो तो का है सर, जो बताओ, मजूरी तो मजूरा ही है, हम लोग गरीब आदमी है, 1500 तक का है रहा। कब तो है। उप मुख्यमंत्री तीसरे कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने राशन की दुकानों का स्थानीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय राशन डीलर और जिला पूर्ति अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित मिले, जिन्हें मानक के अनुसार पूरी मात्रा में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मंडी परिसर में गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण करने रवाना हुए। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा गेहूं क्रय केंद्र मंडी समिति शिरोहाबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जिला खाद्य विपणन अधिकारी, साथ में और भी कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही किसानों और स्थानीय लोगों से भी उन्होंने बातचीत की, जो सरकारी योजनाओं से क्रियान्वयन से संतुष्ट पाए गए। जो खामियां मिली हैं उनके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो लापरवाही करेगा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। हमारा लक्ष्य यही है, सरकार की मंशा यही है कि जो भी योजना सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है, उस योजना का लाभ जिनके लिए तय किया गया है, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से उनको लाभ मिले। तो वहीं इसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पंचायत भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री द्वारा ग्राम पंचायत चितावली विकास खंड आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सुचेता कृपालिनी पंचायत भवन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सचिव और पंचायत सहायक उपस्थित मिले।
तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने निकले। ग्राम पंचायत वासुदेवी मई आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी कार्यत्री, सहायक आंगनबाड़ी कार्यत्री समेत विकासखंड परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री यहां पहुंचकर पहले आंगनबाड़ी केंद्र में लाभार्थियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। फिर आंगनबाड़ी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की संख्या पूछी गई। साथ ही उप मुख्यमंत्री द्वारा 5 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई। इतना ही नहीं बल्कि कुछ शिशुओं को अन्य प्रश्न भी किया गया। दिन भर के निरीक्षण के बाद उप मुख्यमंत्री अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार की योजनाओं के तहत कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। मामला नहीं है, हमारे ग्राम प्रधान कहाँ है? हाँ, ये दोनों तुरंत यहाँ पे साहब हमें तो 7 महीने आएंगे, बहुत परेशान है। देखो इनका 2021 का मामला समाधान करो तो जो दूसरी कार्रवाई करो। एसएसपी साहब है, मैंने उनको बताया वो करेंगे। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को समस्याओं से दुरुस्त कर उपभोक्ताओं और सहूलियत प्रदान करने के आदेश दिए गए। वहीं सर्वाधिक लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में टीम बनाकर फोर्स के साथ प्रवर्तन की कार्रवाई सहित जनता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर एक-एक करके समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।